हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो जैसा कि हम रिवीजन सीरीज चल रही है ना, वीडियो नंबर 48 है ये ओवरऑल। और इकोनॉमी का सेक्शन जो इकोनॉमिक सर्वे कर रहा है उसका सेक्शन वीडियो 2 है। कल हमने 2 चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे के कंप्लीट किए थे, आज तीसरा चैप्टर है प्रो बिजनेस वर्सेस प्रो क्रोनी। ये चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। सबसे पहले सर्वे जो है वो लिबरलाइजेशन की बात करता है। लिबरलाइजेशन जो था वो 1991 में हुआ था, जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे, ठीक है ना। ये सब आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में। तो इसको ऑथर ने कहा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रो बिजनेस पॉलिसी। जो ये किया गया 1991, दैट वाज अ प्रो बिजनेस पॉलिसी। इसमें उन्होंने कहा कि जो लिबरलाइजेशन है इट हैज इनेबल्ड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। द टर्म विच दे हैव यूज्ड इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अब ये जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन टर्म है ये यूज किया गया था ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट जोसेफ शुम्प्टर के द्वारा। दिस टर्म हैज बीन यूज्ड बाय ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट जोसेफ शुम्पीटर द्वारा। So he has used this term, what term? Creative destruction। अब ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन टर्म का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई ऐसी पॉलिसीज रखते हैं विच क्रिएट अ न्यू सिस्टम, इट क्रिएट्स अ न्यू सिस्टम बट स्लोली इट डिस्ट्रक्ट्स द ओल्ड वन। जो पुराना था उसको डिस्ट्रॉय करता है और एक नया सिस्टम क्रिएट करता है। बेसिकली दिस इज द टर्म। इट इज मतलब कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल म्यूटेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल म्यूटेशन। जो टर्म यूज किया गया था ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट द्वारा था इंडस्ट्रियल म्यूटेशन। एंड ये क्या करता है, इट रेवोल्यूशनाइजेस द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फ्रॉम विद इन एंड डिस्ट्रॉयज द ओल्ड सिस्टम। ओल्ड को डिस्ट्रॉय करके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अंदर से ये रेवोल्यूशनाइज करता है एक जगह, और एक जगह क्या करता है, ओल्ड को क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है ना। बेसिकली दैट इज योर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन। ओके, इट हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड। अब यहाँ पे याद रखना कि टुडे, आज के बारे में जो ऑथर ने कहा कि 1990 में जब रिफॉर्म्स हुए तो एक शेयर मार्केट और सेंसेक्स वाला रिफॉर्म इंडिया के लिए लाया गया है ना। शेयर मार्केट सेंसेक्स की प्रोसेस सारी चीज़ चालू हुई उस समय जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुई, ये सारी चीज़ें अच्छे से काम करना शुरू किए। आज के टर्म्स में ऑथर जो इकोनॉमिक सर्विस का कहना है कि टुडे द सेंसेक्स इज मच मोर डेमोक्रेटिक। सेंसेक्स इज मोर डेमोक्रेटिक। तो अगर सर्वे बोलता है कि आज सेंसेक्स ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, ये सही स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है? ये सही स्टेटमेंट है, ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, ठीक है ना। तो क्या है बेसिकली कि पहले जो फर्म 60 साल तक रहने वाले थे, 60 ईयर्स तक रहते थे, आज वो केवल 12 साल तक सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज व्हाट सर्वे हैज सेड कि पहले जो मतलब एक इतनी मोनोपोली थी कि 60 साल तक एक ही वो रहता था, बट आज वो केवल 12 साल तक उसका एज रिड्यूस हो गया। तो मतलब इतना ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो गया है, ठीक है ना। एंड जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें काफ़ी उसका शेयर बढ़ता जा रहा है। एंड द नंबर ऑफ कंपनीज आर इंक्रीजिंग, ठीक है। द नंबर ऑफ कंपनीज आर इंक्रीजिंग, तो कंपटीशन बढ़ गया है। एंड ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ कंपनीज है वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अब प्रो क्रोनी क्या होता है ना, व्हाट इज दिस? देखो पहले तो प्रो बिजनेस मैंने आपको बता दिया। प्रो बिजनेस का मतलब होता है ऐसी पॉलिसीज जो बिजनेस को बढ़ावा दें, जैसे कि 1991 के रिफॉर्म्स। अब ये प्रो क्रोनी क्या है? जैसे क्रोनी क्या होता है, एक होता है प्रो बिजनेस, वो भी वेल्थ क्रिएट करता है। एक होता है आपका प्रो क्रोनी। अब प्रो क्रोनी भी वेल्थ क्रिएट करता है, लेकिन प्रो क्रोनी जो है वो बहुत लो लेवल पे वेल्थ क्रिएट करता है, बहुत कंस्ट्रिक्टेड लेवल पे वेल्थ क्रिएट करता है, प्लस ये इनएफिशिएंसी को बढ़ावा देता है। इनएफिशिएंसी, कल भी मैंने आपको बताया था कि प्रो क्रोनिज्म में क्या होता है कि इसमें नेक्सस बनता है। देयर इज अ पॉलिटिकल नेक्सस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी अलॉन्ग विद दैट ऑफ द बिजनेसेस। तो पॉलिटिक्स का आपकी इकोनॉमिक्स के साथ वो बढ़ता है, मतलब कि नेक्सस बनता है। अब ऑथर ने कहा कि प्रो बिजनेस जो पॉलिसीज हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे ने दर्शाया है, लेट मी टेल यू, जो प्रो बिजनेस पॉलिसीज हैं उनके लिए ये एरो यूज किया है। ओके, सो दे हैव यूज्ड दिस एरो फॉर प्रो
बिजनेस एंड प्रो क्रोनी अगर है तो प्रो क्रोनी के लिए उन्होंने ये यूज किया है। सर्वे आप खोलेंगे तो आपको बनना दिख जाएगा। पॉइंट्स क्या क्या बोलेंगे, प्रो बिजनेस में अगर पॉलिसीज हैं तो फर्म्स compete on a level playing field, resources allocated efficiently, सिटीजन वेलफेयर मैक्सिमम। तो प्रो बिजनेस अगर पॉलिसीज रहेंगी तो ये सारे मुनाफे देखने को मिलेंगे। अगर प्रो क्रॉनीज पॉलिसीज हैं तो सम फर्म्स गेट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, कुछ ही फर्म्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन होता है। उल्टे पॉइंट्स, ठीक है ना। तो प्रो बिजनेस में सब अच्छा हो रहा है और प्रो क्रोनी में सब गड़बड़ हो रहा है। प्रो क्रोनी का मतलब होता है जब आप किसी एक फर्म को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हो और किसी एक बिजनेस को फायदा पहुंचाने की कोशिश करने लगते हो तो फिर ये बेसिकली नुकसान होता है। तो यही होता है कनेक्टेड फर्म्स और अनकनेक्टेड फर्म्स। जो कनेक्टेड फर्म्स है वो क्रोनी फर्म्स है। कनेक्टेड फर्म्स यानी कि उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा, कनेक्शन वाली फर्म्स है। और अनकनेक्टेड फर्म्स कौन सी हैं, जिनका कनेक्शन नहीं है, इस तरीके से पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं है, ठीक है ना। तो ये कनेक्टेड फॉर्म्स और अनकनेक्टेड फॉर्म्स में एक डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अब ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। अब जो अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी चैप्टर से हम डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है डच डिसीज। ओके, सो लेट मी राइट दैट डाउन फॉर यू। अब देखो डच डिसीज क्या होता है। डच डिसीज ऐसा एक पैराडॉक्स है। डच डिसीज इज बेसिकली अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब कि क्या होता है, जैसे कुछ अच्छी खबर है लेकिन हो उससे नुकसान रहा है। मतलब कि देयर इज अ गुड न्यूज क्रिएटिंग बैड आउटकम्स। तो दिस इज योर डच डिसीज। डच डिसीज जैसे कि मैं कैसे बताऊं, फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर हैव बीन सम रिसोर्सेज डिस्कवर्ड। फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज हैव बीन डिस्कवर्ड, लाइक आपके यहाँ कुछ रिजर्व्स मिले हैं। ओके, सो यू गॉट सम रिजर्व्स डिस्कवर्ड। ओके, सो सपोज कुछ रिजर्व्स आपको मिले एंड इट मे हार्म योर ब्रॉडर इकोनॉमी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यू मे स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग ओनली दैट रिसोर्स एंड देन यू डाइवर्ट ऑल योर रिसोर्सेज टूवर्ड्स दैट रिसोर्स डिस्कवर्ड। फॉर एग्जाम्पल ऑयल आपने डिस्कवर किया, अब आपने क्या किया कि सारे रिसोर्सेज आपने डाइवर्ट कर दिए। यू डाइवर्टेड ऑल योर रिसोर्सेज टूवर्ड्स दिस ऑयल एंड दस योर इकोनॉमी ओवरऑल गॉट हैम्पर्ड। तो ये एक चीज मिलना, रिसोर्स का मिलना अच्छा था, बट जब इससे जो इम्पैक्ट हुए वो आपके इकोनॉमी को हैम्पर कर गए। सो दिस इज डच डिसीज, ठीक है ना। इसमें पहले शुरुआत में हो सकता है आपको फॉरेन रिजर्व्स और ये सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन ये ओवरऑल इकोनॉमी में ये नुकसान करता है, ठीक है ना।
ठीक है, तो ये डच डिसीज कहलाता है, इसको याद रखना। अब आरबीआई ने विलफुल डिफॉल्टर की क्या डेफिनेशन दी है ये भी सर्वे बताता है। सो हु इज अ विलफुल डिफॉल्टर? सो विलफुल डिफॉल्टर इज अ पर्सन who have enough capacity to repay but he is not honoring his obligations। तो कोई ऐसा व्यक्ति who has the capacity but then also he is not honoring ठीक है ऑब्लिगेशन। अब एक क्या, एक फर्म एक विलफुल डिफॉल्टर, ये एक कब के लिए, एक पर्सन के लिए है, ठीक है ना, कि ही हैज द कैपेसिटी बट ही इज नॉट पेइंग। नो व्हेन विल अ फर्म ठीक है, कब एक फर्म को आप विलफुल डिफॉल्टर टैग करोगे? सो अ फर्म इज टैग्ड एज विलफुल डिफॉल्टर व्हेन इट यूजेस द फर्म फंड is used for purposes other than what was sanctioned by the lender। अब लेंडर ने जिस काम के लिए पैसे दिए थे, आपने वहां उस काम को के लिए पैसे यूज नहीं किए एंड किसी और जगह यूज कर दिए, या फिर आपने साइफनिंग ऑफ मनी करी। क्या की? साइफनिंग ऑफ मनी। एक चीज ऊपर मैंने वो बताया था ना डच डिसीज, तो याद रखना डच डिसीज इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, तो इसको याद रखना इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, कंफ्यूज मत होना। डच डिसीज कैन बी अ क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, अच्छी चीज है वो, मैंने आपको बताया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो प्रो क्रोनी जो पॉलिसीज है मैंने आपको बताया कंपटीशन बढ़ाता है, प्रो बिजनेस, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये चार्ट जरूर याद रखना, इस चार्ट से क्वेश्चन आ सकता है, इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके अलावा मैंने आपको प्रो बिजनेस क्या होता है, प्रो क्रोनी क्या होता है बता दिया, विलफुल डिफॉल्टर की डेफिनेशन बता दी, डच डिसीज के बारे में बता दिया, आई टोल्ड यू अबाउट द डच डिसीज एंड ऑल। ये सारी चीजें आप यूज करना इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना। लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 4। अब हम चैप्टर नंबर 4 में आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 बेसिकली उसका नाम है अंडरमाइनिंग मार्केट्स व्हेन गवर्नमेंट इंटरवेंशन हर्ट्स मोर देन इट हेल्प्स। मतलब कि कब ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हर्ट ज़्यादा करता है देन इट हर्ट्स। तो ये चैप्टर नंबर 4 है सर्वे का, कंप्लीट करते हैं, जल्दी से देखते हैं। तो इस बार सर्वे ने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, 4 एग्जाम्पल्स आर देयर, 4 एग्जाम्पल्स ऑफ लॉज विच आर एनाक्रोनिस्टिक। अब ये एनाक्रोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? एनाक्रोनिस्टिक मतलब कि जो टाइम है उसको देखते हुए वो सही नहीं है, नॉट सूटेबल विद टाइम, ठीक है ना, टाइम के साथ सूटेबल नहीं। पहला जो उन्होंने लॉ लिया है वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 19 एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, कई बार उन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ने, जैसे फ्रीक्वेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल इम्पोजिशन ऑफ ब्लैंकेट स्टॉक लिमिट्स। अब क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट्स में ब्लैंकेट स्टॉक लिमिट्स लगा देती है। स्टॉक लिमिट्स मतलब कितना स्टॉक आप रख सकते हो, इस आइटम का इतना ही रख सकते हो, ठीक है ना, ये जो कर देती है गवर्नमेंट, ठीक है ना।
इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट्स ऑन दाल इन 2006 क्वार्टर 3 में लगाया गया था, अनियंस के लिए 2009 में लगाया गया था, 2019 में ये सब किया गया। तो ये अलग अलग टाइम है जब ये स्टॉक लिमिट्स लगाई जाती हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मस्ट एग्जामिन वेदर द ECA इज रिलेवेंट इन टुडेज इंडिया और नॉट। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, यानी कि कंज्यूमर अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, सर्वे का ये कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को देखना चाहिए कि क्या ये सही है आज के लिए या नहीं है। ठीक है ना। क्यों सही है नहीं? क्योंकि रेट जो है, स्टॉक लिमिट्स लगाई मतलब कि क्या आप एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं रख सकते, बट स्टॉक्स रखा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? वो रेट से पता चलेगा। बट टुडे जो रेट्स हैं दे हैव डिक्रीज्ड, रेट्स डिक्रीज हो गई हैं। जो कन्विक्शन रेट है, पनिशमेंट का कन्विक्शन रेट है, दैट हैज़ डिक्रीज्ड, वो भी डिक्रीज हुआ है। ठीक है ना। सो दैट इज द रीजन वाई द कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री सेज दैट कि ये ECA जो है आपका वो एनाक्रोनिस्टिक तो नहीं हो गया, मतलब कि टाइम से वो तो नहीं हो गया, ये वाली बात है। दूसरा जो है, जो लॉ जिसकी बात करता है गवर्नमेंट, मतलब सर्वे, ड्रग प्राइसेस कंट्रोल। Drug prices control. So the regulation of prices of drugs through the DPCO order 2013, DPCO 2013 के तहत क्या होता है, ड्रग्स के जो प्राइजेस हैं they are regulated. Drugs prices are regulated by DPCO 2013. Then it led to increase in the price of the regulated pharmaceutical drugs vis-a-vis that of an unregulated but similar drug. तो इस रेगुलेशन के कारण जो रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ ड्रग्स थ्रू द DPCO ऑर्डर 2013 था, इट लेड टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रेगुलेटेड फार्मास्यूटिकल। तो रेगुलेटेड फार्मास्यूटिकल का जो प्राइस है वो बढ़ गया देन दैट ऑफ द अनरेगुलेटेड बट सिमिलर ड्रग। ठीक है। तो जो अनरेगुलेटेड ड्रग थी उससे भी ज्यादा प्राइस चला गया, DPCO कंट्रोल ऑर्डर 2013 के अंतर्गत देखा गया। तो सो द इंक्रीज इन प्राइसेस इज ग्रेटर फॉर मोर एक्सपेंसिव फॉर्मुलेशंस देन फॉर द चीपर वंस। तो जो महंगे फॉर्मुलेशंस थे उनकी प्राइस और ज्यादा बढ़ी। ठीक है ना। Now these findings reinforce that outcome is opposite to what DPCO aims। क्या दिखा रहा है कि DPCO के एम के अपोजिट आपका बेसिकली चीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप रेगुलेटेड ड्रग की तो प्राइस बिल्कुल घटनी चाहिए अनरेगुलेटेड ड्रग से, बट ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंदर जो रेगुलेटेड ड्रग है उसका प्राइस और बढ़ता है ना कि घटता है, ऐसा सर्वे का कहना है। ठीक है ना। अब गवर्नमेंट जो है, सिंस गवर्नमेंट हैज इज अ ह्यूज बायर ऑफ ड्रग्स, गवर्नमेंट इज अ बायर ऑफ ड्रग, तो इतना बड़ा बायर है, इसलिए गवर्नमेंट कैन बार्गेन एंड दस रिड्यूस द प्राइस एंड देयरफॉर दे कैन रिड्यूस द प्राइस अगर गवर्नमेंट चाहे तो। ठीक है ना। और एक अगर नॉन डिस्टॉर्शनरी मैकेनिज्म्स का अगर आप यूज करते हो तो भी आप प्राइसेस को घटाने में कामयाब हो सकते हो। ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट, जैसे जो पॉइंट्स मैं बताऊँ सिर्फ उतने पे ही ध्यान देना है ना, बाकी तो बहुत चीजें दी रहेंगी सर्वे में, लेकिन आपको इतने पे ही ध्यान देना है। तीसरा जो चीज एनाक्रोनिस्टिक गवर्नमेंट ने बोला जिसके ऊपर देखने की जरूरत है वो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द ग्रेन मार्केट्स। ये चारों पॉइंट याद रखना कि सर्वे कौन से 4 पॉइंट्स में बोलता है कि गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा हर्ट करती है देन इट हेल्प्स। तो पहला मैंने आपको बताया था कि ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ऑफ 1955 है, दूसरा आपका ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर है, और तीसरा आपका जो था मैंने क्या बताया था आपका ग्रेन मार्केट्स में पॉलिसीज इन द फूड ग्रेन मार्केट्स। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज इन द फूड ग्रेन मार्केट, उसने क्या किया है, it has led to the emergence of government as the largest procurer and holder of rice and wheat। तो गवर्नमेंट जो है वो लार्जेस्ट प्रोक्योरर भी बन गया है एंड लार्जेस्ट होल्डर भी बन गया है। किसका? व्हीट एंड राइस का, जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसके कारण एक और नुकसान हुआ है कि क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट ट्रेड। जो प्राइवेट ट्रेड है
क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट ट्रेड, सब गवर्नमेंट को ही बेचना चाहते हैं, सबको लगता है गवर्नमेंट ही ज़्यादा पैसा दे रहा है, तो क्राउडिंग आउट हो रही है प्राइवेट ट्रेड की। फूड सब्सिडी जो है वो बढ़ती जा रही है इस कारण से, क्योंकि सब गवर्नमेंट खरीद रहा है, इससे फूड सब्सिडी बढ़ती जा रही है। एंड इट हैज़ लेड टू इन एफिशिएंसी ऑफ मार्केट। सिंपल सी बात है, अगर ग्रेन मार्केट में आप इंटरवीन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप ही होल्ड करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप ही प्रोक्योर करोगे, तो सिंपल सी बात है इस कारण से एक तो प्राइवेट फर्म्स बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको करने ही नहीं दिया, सब आपको ही बेचने आ गए, ठीक है ना। तो इसलिए जो ग्रेन मार्केट की पॉलिसी है, दे ऑल्सो नीड टू बी वेरी डायनामिक। ग्रेन मार्केट्स की भी आपको पॉलिसीज को डायनामिक करने की जरूरत है। दिस इज द थर्ड पॉइंट विच द सर्वे मेंशंस, ठीक है ना। अगला जो चौथा है जहां पे गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन उसको हर्ट करता है गवर्नमेंट का, वो है आपका डेट वेवर। जो गवर्नमेंट बार बार बोलता है कि आपका जो लोन है वो कर्जा माफ कर दिया गया है, तो जो डेट वेवर है वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। फुल वेवर बेनिफिशियरीज कंज्यूम लेस, सेव लेस, इन्वेस्ट लेस एंड आर लेस प्रोडक्टिव आफ्टर द वेवर कंपेयर टू द पार्शियल बेनिफिशियरीज। खुद सर्वे बोल रहा है कि जो जिनका फुल लोन वेवर किया गया है, फुल लोन वेवर वाले जो बेनिफिशियरीज हैं, दे आर लेस प्रोडक्टिव आफ्टर वेवर, they're less productive after waiver. So debt waiver disrupt the credit culture, it disrupts the credit culture. Debt waiver disrupts the credit culture, it reduces the formal credit flow, it reduces the formal credit फ्लो इन द इकोनॉमी। तो ये डेट वेवर। तो अब मैंने आपको इस चैप्टर में क्या, ये चैप्टर का नाम क्या था? अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स व्हेन गवर्नमेंट इंटरवेंशन हर्ट्स मोर देन इट हेल्प्स। तो चार चीजें था। एक तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें उन्होंने कहा कि जब स्टॉक लिमिट्स लगा दी जाती है, ब्लैंकेट बैन लगा दिया जाता है, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट है। इन चीज़ों के क्या निगेटिव इम्पैक्ट है? तो जैसे कि द इंसेंटिव फॉर क्रिएशन ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बाय प्राइवेट सेक्टर, है ना। तो जब लिमिट लग गई तो क्या इंसेंटिव रह जाता है कि कोई प्राइवेट फर्म स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए, क्योंकि आप तो स्टोर करने के लिए आपको ज़्यादा जगह चाहिए ही नहीं, आपको कम स्टोर करना है, तो आप स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाओगे, ठीक है ना। और एग्रीकल्चर वैल्यू चेन का डेवलपमेंट नहीं होगा। दूसरा, ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर में जब आप इंटरवीन करते हैं, जो दूसरा पॉइंट था, उसमें आपके प्राइसेस हमने देखे कि अनरेगुलेटेड ड्रग से ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो ये तो अपोजिट हो रहा है जो चाहिए था। गवर्नमेंट सबसे बड़ा बायर है ड्रग्स का, तो उसको अपनी बार्गेनिंग पावर का यूज़ करके प्राइसेस को रिड्यूस करना चाहिए। तीसरा, ग्रेन मार्केट्स में जो इंटरवेंशन होता है कि हमने देखा किस तरीके से फूड सब्सिडी का जो पूरा बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता है। गवर्नमेंट सबसे बड़ा प्रोक्योरर है, सबसे बड़ा होल्डर है व्हीट एंड राइस का। इससे कारण जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो रहा है उनके ऊपर, और मार्केट में इनएफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। डेट वेवर में हमने देखा कि डेट वेवर जो है, फुल लोन बेनिफिशियरी जो है, दे आर लेस प्रोडक्टिव आफ्टर द वेवर एंड इट डिसरप्ट द एंटायर क्रेडिट कल्चर, इट डिक्रीजेज द फॉर्मल क्रेडिट फ्लो ऑफ द इकोनॉमी। ये सारी चीजें हमने देखी इन चार एक्ट्स के थ्रू। सर्वे क्या सजेस्ट करता है? व्हाट डज सर्वे सजेस्ट? तो सर्वे सजेस्ट करता है गवर्नमेंट मस्ट सिस्टमैटिकली एग्जामाइन एरियाज ऑफ नीडलेस इंटरवेंशन। नो नीडलेस इंटरवेंशन शुड बी देयर, ठीक है ना। कोई नीडलेस इंटरवेंशन गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। एंड इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, बट ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नीडलेस इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। Intervention that were apt in different economic setting may have lost their relevance in the transformed economy, they should be loosened. ऐसे इंटरवेंशन जो कि पहले रेलिवेंट थे लेकिन आज रेलिवेंट नहीं, उनको अब हटा देना चाहिए, ठीक है ना। सो रिमूव द anachronistic interventions, remove the एनाक्रोनिस्टिक इंटरवेंशंस। इसको याद रखेगा। एक क्वेश्चन है,
ठीक है, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द सर्वे थीम ऑफ दिस ईयर सर्वे? वेल्थ क्रिएशन। क्या इसका आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर है ए इज द आंसर। तो सर्वे की इस बार की जो थीम है वो है वेल्थ क्रिएशन। सर्वे इज फोकसिंग ऑन वेल्थ क्रिएशन मोर देन एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है वो है क्रिएटिंग जॉब्स एंड ग्रोथ बाय स्पेशलाइजिंग इन नेटवर्क प्रोडक्ट्स। क्रिएटिंग जॉब्स एंड ग्रोथ बाय स्पेशलाइजिंग इन नेटवर्क प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे सर्वे कहता है कि इंडिया हैज अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी टू चार्ट अ चाइना लाइक लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट ट्रेजेक्टरी। इंडिया, सर्वे कहता है अगर इंडिया चाहे तो वो भी चाइना के जैसी, यानी कि चाइना लाइक लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट ट्रेजेक्टरी अचीव कर सकते। ट्रेजेक्टरी मतलब जैसे ये एक ट्रेजेक्टरी हो गई, एक्सपोर्ट ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ। इसमें सर्वे ने कहा है बाय इंटीग्रेटिंग असेंबली इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। असेंबल इन इंडिया फॉर वर्ल्ड प्लस मेक इन इंडिया। सर्वे का यह कहना है कि अगर इंडिया असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड को मर्ज कर देता है विद द मेक इन इंडिया कैंपेन, देन इट कैन हैव अ चाइना लाइक ग्रोथ इन द इकोनॉमी, ठीक है ना। तो चाइना लाइक ग्रोथ अगर आपको इकोनॉमी में चाहिए तो उसके लिए ये कहना है सर्वे का कि आपको असेंबल इन इंडिया को मर्ज करना पड़ेगा। किसके साथ मर्ज करना पड़ेगा? आपको मेक इन इंडिया के साथ, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। अब देखो इंडिया का जो वर्ल्ड शेयर है मार्केट का, इंडिया का जो शेयर है मार्केट का वो 1.7% है 2018 में। वर्ल्ड मार्केट का हम 2018 में केवल 1.7% ही एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना का अगर हम देखें वर्ल्ड का कितना परसेंटेज, 12.8% चाइना का है। चाइना के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है ना। अब इसके क्या रीजंस है? व्हाट आर द रीजंस ऑफ द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन फर्म्स? रीजंस क्यों इतने कम है? तो इंडिया में क्या हो रहा है, दिक्कत क्या आ रहा है इंडिया के साथ? लो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम ग्लोबल वैल्यू चेन। जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं उनमें हमारा इंडिया का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। देयर इज लेस। यहां पे देखो इंडिया में क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। वही चीज देखो चाइना में क्या है, चाइना में यहां पे स्पेशलाइजेशन है। देयर इज स्पेशलाइजेशन इन चाइना। पहला, चाइना का जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स में हाई पार्टिसिपेशन है, इससे आपको डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा। इंडिया तीसरा क्या गलत कर रहा है? इंडिया का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है दैट इज मेनली ड्रिवन बाय कैपिटल एंड स्किल इंटेंसिव प्रोडक्ट। चाइना का जो ग्रोथ है वो बेसिकली ट्रेडिशनल लेबर इंटेंसिव
इन सारी चीजों पे, कैपिटल इंटेंसिव, इन सारी चीजों पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। ट्रेडिशनल, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, ये सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। इंडिया का जो मार्केट पेनिट्रेशन है दैट इज लो मार्केट पेनिट्रेशन इन हाई इनकम कंट्रीज। हाई इनकम कंट्रीज में इंडिया का जो मार्केट पेनिट्रेशन है कम है। चाइना हैज अ हाई पेनिट्रेशन, हाई मार्केट पेनिट्रेशन इन हाई इनकम कंट्रीज, ठीक है ना। ये डिफरेंसेस है इंडिया और चाइना के बीच में, क्यों इंडिया का जो परसेंटेज है बहुत कम है ना, और क्यों चाइना का जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है इन विच इंडिया कैन स्पेशलाइज इन जॉब क्रिएशन। कौन सी इंडस्ट्रीज हैं फॉर द जॉब क्रिएशन। पहला, ट्रेडिशनल अनस्किल्ड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। ट्रेडिशनल अनस्किल्ड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, जैसे कि आपका क्या होगा, क्लोथिंग, टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, टॉयज। याद रखिएगा ये ट्रेडिशनल अनस्किल्ड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में आते हैं। अगर आपसे क्लोथिंग, टेक्सटाइल, फुटवेयर, टॉयज किसके एग्जांपल हैं, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिशनल अनस्किल्ड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। याद रखिएगा सर्वे इनको बोलता है। दूसरा सर्वे बोलता है नेटवर्क प्रोडक्ट्स। नेटवर्क प्रोडक्ट्स क्या है बेसिकली, नेटवर्क प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, सच एज आपका हेयर द जीवीसी दे जो ग्लोबल वैल्यू चेन है। जैसे नेटवर्क प्रोडक्ट में जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें आते हैं क्या, एप्पल, सैमसंग, सोनी, ये सब आते हैं, ठीक है ना। दे आर कंट्रोल्ड बाय प्रोड्यूसर ड्रिवन नेटवर्क्स wherein products are not produced from start to finish within a given country। ये नेटवर्क प्रोडक्ट्स क्यों हैं, बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय प्रोड्यूसर ड्रिवन नेटवर्क्स। प्रोड्यूसर ड्रिवन नेटवर्क्स हैं जो कि इसको प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं, बट द प्रोडक्ट्स दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन एनी सिंगल कंट्री। ऐसा नहीं कि किसी एक कंट्री में प्रोड्यूसर है वो इसको ओन कर रही है, ठीक है ना। बट वॉट इज हैपनिंग इज दैट पर्टिकुलर टास्क और स्टेजेस ऑफ गुड्स प्रोडक्शन इज देयर। इन एक कंट्री में केवल एक स्टेज होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल चाइना जो है, जैसे चाइना जो है दे आर नोन फॉर असेंबली। चाइना इज नोन फॉर द असेंबली ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब यहां पे ऑथर ने कहा है, यानी कि सर्वे ने कहा है, नेटवर्क प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं। नेटवर्क प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं, व्हाट कम्स अंडर द नेटवर्क प्रोडक्ट्स। सो एवरीथिंग योर लाइक कंप्यूटर्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन आपका हो गया, ठीक है ना। देन आपका रोड व्हीकल्स, ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, नेटवर्क प्रोडक्ट्स में आती हैं। नेटवर्क प्रोडक्ट्स दे अकाउंट फॉर नियरली 30% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट इन 2018। 2018 के नेटवर्क प्रोडक्ट्स जो 30% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स थे। तो ये नेटवर्क प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना।
और इंडिया का 2018 में ये 10% थे फॉर इंडिया, 10% फॉर इंडिया, ठीक है, 10% ये इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट में थे, ठीक है ना। द मेन कैटेगरी जो इंडिया में नेटवर्क प्रोडक्ट्स की थी वो थी रोड व्हीकल्स। रोड व्हीकल्स वाज द मेन कैटेगरी फॉर इंडिया, ठीक है। अब देखो क्या पैटर्न है ऑफ एंट्री इन केस ऑफ द पैटर्न ऑफ एंट्री, राइज, सर्वाइवल एंड रिलेटिव डिक्लाइन ऑफ कंट्रीज इन द एक्सपोर्ट मार्केट फॉर नेटवर्क प्रोडक्ट्स। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, व्हाट इज द पैटर्न, लिख लो इस चीज को, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एंट्री, राइज, survival and relative decline of countries in export market for network products। क्या पैटर्न फॉलो होता है कंट्रीज का जो कि एंट्री लेती हैं, राइज होती हैं, सर्वाइव करती हैं, रिलेटिव डिक्लाइन होती हैं इन योर नेटवर्क प्रोडक्ट्स। तो इसका जो ग्राफ है वो एक इन्वर्टेड वी की तरह आता है, मतलब कि कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, दिस इज द एंट्री, ये वो। तो ये बेसिकली जापान का था, जापान ने इस तरीके से किया, चाइना अभी यहां तक पहुंचा है, दिस इज द मैप फॉर चाइना। इंडिया का थोड़ा सा ये इस तरह का आया, मतलब अभी यहाँ पे अभी टॉप पीक पे पहुंचने वाले हैं, पीक पे पहुंचे नहीं, हम पहुंचने वाले। दिस इज फॉर योर इंडिया, ठीक है, दिस इज फॉर चाइना एंड दिस इज फॉर इंडिया, ठीक है। तो एक इन्वर्टेड वी बनता है एंड इसको हम बोलते हैं वाइल्ड गीज फ्लाइंग मॉडल। वाइल्ड गीज फ्लाइंग मॉडल हम इसको नाम देते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। 1993 से लेकर के 2018 तक हमने टोटल 14 FTA साइन किए, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने 14 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, ठीक है ना। और सर्वे जो बोलता है कि ये इससे हमको गेन ही किया है हमने, है ना, वी हैव क्लियरली गेन्ड इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीज इन द ट्रेड सरप्लस बहुत सारी कंट्रीज में, ठीक है ना। एंड वी शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम दैट विल रिजल्ट इन रीअलाइनमेंट ऑफ इंडिया स्पेशलाइजेशन पैटर्न टुवर्ड लेबर इंटेंसिव प्रोसेस एंड प्रोडक्ट लाइन। तो हमको बेसिकली ऐसी पॉलिसीज करनी विच कैन क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर लेबर इंटेंसिव, जिनका मैंने ऊपर नाम भी लिखा था आपके लिए। देन वी नीड टू वर्क ऑन रिड्यूसिंग द इंपोर्ट टैरिफ फॉर इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स के लिए हमको रिड्यूस करना पड़ेगा इंपोर्ट टैरिफ। लेबर मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी in the labor market, providing enabling environment for entry of leading firms into this country, मतलब कि proactive FDI पॉलिसी आपको लानी पड़ेगी। प्रोएक्टिव FDI पॉलिसी फॉर व्हाट, फॉर अट्रैक्टिंग द कंट्रीज इनटू दिस कंट्री, है ना, दूसरी कंट्रीज को अट्रैक्ट भी तो करना है। लो लेवल ऑफ सर्विस लिंक्ड कॉस्ट, सर्विस लिंक्ड कॉस्ट को आपको डिक्रीज करना है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, कम्युनिकेशन की कॉस्ट, जो ये अदर दूसरे टास्क हैं इनको हमको डिक्रीज करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। हम जैसे मोबाइल सेट्स का एक एग्जाम्पल सर्वे ने दिया कि मोबाइल हैंडसेट्स के मामले में इंडिया ने वियतनाम को टॉपल किया। वियतनाम वॉज टॉपल्ड बाय इंडिया एंड इंडिया बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स, सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स आफ्टर चाइना। आफ्टर चाइना, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स इन 2018। वर्ल्ड का 11% मोबाइल हैंडसेट्स जो हैं हम बनाते हैं, ठीक है, दैट्स अ सक्सेस स्टोरी। एंड वी आर अ इंपॉर्टेंट असेंबली सेंटर
फॉर कार्स, जो कॉम्पैक्ट कार्स हैं उनका इंपॉर्टेंट असेंबली सेंटर भी हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड इन चैप्टर 5. 3 चैप्टर हमने आज कंप्लीट कर लिए सर्वे के. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज थिंग्स, है ना. अब हम और जल्दी जल्दी करेंगे, बट अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, है ना. 4-5 दिन में आपका ये लगभग हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे इकोनॉमी का भी. तो उसके बाद हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा एक बार, जो हमने रिवीजन के लिए मेन सब्जेक्ट्स उठाए थे. फिर अपन कुछ अगर बाकी रहेगा तो अपन देखेंगे, ठीक है ना. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू. हैव अ नाइस